जय श्री राम दोस्तों। 16 दिसंबर 1971 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया के इतिहास का वो दिन है जिसने पूरे क्षेत्र का नक्शा बदल दिया। सिर्फ 13 दिनों में 13 दिन 13 दिनों में पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण किया, सरेंडर कर दिया। करीब करीब 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडर्ड, युद्धबंदी बने। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था, मिलिट्री सरेंडर। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा सरेंडर हुआ होगा। ठीक है, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि भारतीय सेना को दुश्मन की हर गतिविधि की इतनी सटीक जानकारी कैसे मिल रही थी? युद्ध शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान इतना कमजोर कैसे हो गया? मुक्ति वाहिनी इतनी संगठित कैसे हो गई थी? और आखिर भारत की जीत के पीछे किस खुफिया एजेंसी ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की सबसे रहस्यमयी एजेंसी रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और जानेंगे कि कैसे उसकी रणनीति, खुफिया जानकारी और गुप्त अभियानों ने 1971 के युद्ध में भारत की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो अब रॉ की स्थापना क्यों हुई? सबसे पहला सवाल ये आता है। तो 1971 की कहानी समझने से पहले हम चलते हैं 1962 और 1965 के युद्धों को समझने के लिए। तो 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ और 1965 में पाकिस्तान के साथ संघर्ष हुआ, और इससे भारत की खुफिया जो व्यवस्था थी, उसमें जो कमियां थी वो बहुत निकल के सामने आई। मतलब कि उस वक्त भारत के पास कोई ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं थी जो सारी इंफॉर्मेशन भारत को देती रहे। ठीक है, बहुत सारी इंटेलिजेंस के चलते भी हमारे काफी मिशन फेल हुए। तब भारत के पास विदेशी खुफिया जानकारी जुटाने के लिए कोई भी इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं थी। यही कारण था कि 1968 इंदिरा गांधी ने रॉ की स्थापना को मंजूरी दी। उन्होंने बोला कि एक ऐसी एजेंसी बने जो इंडिपेंडेंट काम करे, इंडिपेंडेंट सारे इंफॉर्मेशन निकाले, एंड आप इसको एस्टैब्लिश करो एंड इसको ओपन फ्रीडम दो कि जो भी इंटेलिजेंस है, जो भी इकट्ठी करनी है, और इंडिया की किस तरह से हर तरह से हेल्प हो जाए, ऐसी एक एजेंसी बनाओ। ये इंदिरा गांधी ने अपने जो था एक ऑर्डर पास किया। अब इस एजेंसी को बनने के बाद इसकी कमान सौंपी गई RN काउ को, जो इनके सबसे पहले जो लीडर थे इस एजेंसी के, जो वो थे RN काउ। तो RN काउ का उनका उद्देश्य बिल्कुल साफ था, भारत के दुश्मनों पर नजर रखना, विदेशों से खुफिया जानकारियां जुटाना। उसके लिए उन्होंने एजेंट्स को डिप्लॉय किया बहुत अलग अलग जगह पे, और अगर इफ रिक्वायर्ड आप गुप्त अभियान चलाना। ठीक है, अभियान चलाओ, काम करो, मारो और आ जाओ मतलब खत्म करो अपना काम और आ जाओ। तो उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि उस टाइम के बनने के बाद के 3 साल के बाद रॉ को अपने इतिहास की सबसे बड़ी एक टेस्ट देना है। ठीक है, तो अब आते हैं 1970 में। तो अब 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान था, जिसको अब बांग्लादेश बोलते हैं, वहां पे हो गए हुए चुनाव। तो अब ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग जो थी, जिसके नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, वो जीत जाते हैं। स्पष्ट बहुमत, मतलब पूर्ण बहुमत से जीतते हैं, लेकिन सत्ता उनको नहीं दी जाती है। अब देखो पाकिस्तानी कैसे गेम खेलते थे। बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए, लेकिन बांग्लादेश का कोई जीता, लेकिन उसको नहीं दी गई। तो उस वजह से 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। मतलब कि वहां पे जब लोगों ने ऑब्जेक्शन करना शुरू किया तो पाकिस्तानी सेना ने ये ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सर्चलाइट। मतलब अब समझ जाओ यहीं से कि बंदे मारने हैं, जो बात करेगा उसको मारना है। तो इन्होंने स्टार्ट की ढाका यूनिवर्सिटी से। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मिलिट्री एग्रेशन किया, मिलिट्री भेजी, और इस और गोलियां चलवाई, काफी लोग मरे, काफी लोगों को मरवाया, स्टूडेंट्स थे, सब थे उसमें। तो इसके बाद क्या हुआ कि लाखों की संख्या में जब ये ऑपरेशन सर्चलाइट पूरे ईस्ट पाकिस्तान में चला, तो लाखों की संख्या में लोग भारत की तरफ आना शुरू हुए, भारत की
तब इंडिया पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर उतना वैसा अच्छा नहीं था, मतलब इतना मतलब आओ जाओ वैसा टाइप। तो अब क्या है, वो इंडिया में आने लगे और फिर यहाँ लेने लगे शरण। तो अब भारत के सामने सिर्फ ये एक एक मानवीय संकट नहीं था ना, सिर्फ ये नहीं था ना मानवीय संकट, उनको रखना फिर उनके बाद ये समझना कि भाई इनका करना क्या है, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, तो और ये भी एक जो था वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया था कि भाई ये जो इतने लोग आ रहे हैं इनका करना क्या है। ठीक है, अब यहीं से रॉ ने ईस्ट पाकिस्तान में अपनी जो थी मूवमेंट्स को स्टार्ट किया एंड बहुत तेज कर दिया, क्योंकि ऑपरेशंस जो थे उन्होंने प्लान किए एंड समझा वहां की सिचुएशन है। फिर उनको ये समझ में आया कि यहाँ पे अभी लोग सुनने वाले नहीं है, अभी यहाँ पे बहुत बड़ा केस, बहुत सारी चीजें होनी है। तो अब भारत उससे अफेक्ट ना हो उसके लिए वहां पे इंटेलिजेंस गेन करने के लिए काफी एजेंट्स को भेजा जाता है। अब रॉ के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो काम था ना, वो था जो वहां की, जो वो कहते हैं ना कि रिवोल्ट की हुई, जैसे वहां की जो बागी लोग जो बागी हो जाते हैं, उन्होंने एक संस्था बनाई, उसको मुक्ति वाहिनी बोलते हैं। तो रॉ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम था मुक्ति वाहिनी को संगठित करना एंड फिर उसको प्रशिक्षण देना, उसके लिए कैंप्स बनाने और उनको प्रशिक्षण देके उनको तैयार करना, ताकि कल को अगर पाकिस्तानी सेना उन पर एग्रेशन करती है तो वो अपना सेल्फ डिफेंस कर पाए। और भारतीय सेना और अन्य एजेंसियों के सहयोग से हजारों स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया, जो वहां पे इंटरेस्टेड थे, वॉलेंटियर्स थे कि हम लड़ेंगे पाकिस्तान से अपने हक के लिए, तो उनको दिया गया। फिर उन्हें सिखाया क्या क्या गया। अब ये देखो रॉ ने उनको सिखाया क्या, रॉ का रोल 1971 बांग्लादेश वॉर में, वॉर तो लड़ी बहुत लोगों ने, लेकिन रॉ ने अपना जो काम किया वो रोल देखो रॉ का। उन्होंने मुक्ति वाहिनी को सिखाया गुरिल्ला युद्ध, गुरिल्ला वॉर कैसे करते हैं, रेडियो कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी। ठीक है, उसके बाद इंटेलिजेंस कैसे जुटाते हैं, विस्फोटक कैसे बनाते हैं, और जो दुश्मन है आपका जैसे पाकिस्तानी आर्मी है उस पर कैसे आपने नजर रखनी है। मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तान की रेलवे लाइन है, अब देखना जो सिखाया उसके बाद उन्होंने किया क्या, उन्होंने उनकी रेलवे लाइंस, पुल, और जो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम था पूरा, और जो लॉजिस्टिक्स आता था वहां से, ईस्ट पाकिस्तान में लॉजिस्टिक्स गाड़ियां आती थी, कॉन्वॉइज आती थी, अब उन्होंने उस पर लगातार हमले करने शुरू कर दिए। तो जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था जब उस पर हमले होने शुरू हुए तो पाकिस्तान की भी भाई फटी, पाकिस्तान को भी लगा ये क्या हो गया है, क्यों हो गया, किसने सिखा दिया, मतलब वो भी एकदम सरप्राइज हो गए। तो इसका असर ये हुआ कि पाकिस्तानी सेना को हर जगह अपनी टुकड़ियां तैनात करनी पड़ी। तो अब टुकड़ियां जब तैनात करते हैं, रीइंफोर्समेंट बुलाते हैं, तो वॉर शुरू हुआ नहीं था अभी, अभी वॉर शुरू होने से पहले ही जो थी उनकी टुकड़ियां जब आती हैं तो उनकी जो, जहां उनको सेटल किया गया अलग 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 जगह, तो उनकी ना जो ताकत थी वो अलग अलग हो गई। जैसे एक बड़ी यूनिट है, कोई ब्रिगेड है, मान लो उसमें 5,000 लोग हैं, तो वो एक साथ थे तो उनका दम था, जैसे यूनिटी से 80। अब उस 5,000 की ब्रिगेड को 500-500 करके 10 जगह बांट दोगे तो 500-500 ही हो गए ना। तो इन्होंने पहले ये इनको उस तरह से मेंटली एंड माइंड के साथ खेला, उनके उनकी ताकत को अलग अलग किया। ठीक है, उसके बाद रॉ ने जो ईस्ट पाकिस्तान था उसके अंदर अपना जो नेटवर्क था वो मजबूत किया, बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया उन्होंने, अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग किया एंड जो लोकल रिसोर्सेज थे और जो एजेंट्स थे उनके माध्यम से इंफॉर्मेशन जुटानी शुरू कर दी। वॉर शुरू नहीं हुआ अभी, याद रखना, इंफॉर्मेशन जुटानी शुरू कर दी। अभी ये सब चल रहा है लेकिन ये रॉ ने किया, उस टाइम पे किया था। तो दैट्स वाई रॉ को इतना सल्यूट मारने का मन करता है कभी कभी। हाँ, तो जानकारी मिलने लगी कहाँ कितने सैनिक हैं, कौन सा एयरबेस एक्टिव है, गोला बारूद कहाँ रखा गया है, किस सड़क से सेना आ रही है जा रही है, कौन सा पुल को यूज करेगी, तो ये सारी इंफॉर्मेशन ना रॉ ने इकट्ठा करनी शुरू कर दी। और ये सारी जानकारी जो है भारतीय जो थे अपने मिलिट्री थी जो इंडिया में, उनको देनी शुरू कर दी, ताकि वो अपना भी तो वो बनाए ना, क्या होता है उसको, अपना नेटवर्क के उनको करना क्या है, कैसे करना है वैसे। तो इससे क्या था
जो इंडियन मिलिट्री थी वो अपनी जो थी वो प्लानिंग जो थी ना वो बहुत अच्छे से करने लगी, बहुत अच्छे से उसकी प्लानिंग होने लगी, और उसने कई ऐसे मिशंस चलाए जो बहुत सही ढंग से सटीक ढंग से मिशन कंप्लीट भी हुए। ठीक है। अब 1971 में उसमें जो वॉर हुआ था उसमें समुद्र जो जो सी था उसका भी एक बहुत बड़ा रोल था। जो नेवल जो रोल होता है वो 1971 के वॉर में बहुत बड़ा एक रोल था। ठीक है। तो भारतीय समर्थन से जो जिनको पढ़ाया गया प्रशिक्षित जो बंगाली नौसैनिक कमांडो थे, जो मतलब जिनको उन्होंने नेवल ट्रेनिंग दी, उन्होंने पाकिस्तानी के जहाज थे और जो बंदरगाहें थी वहां पे तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। और उन्होंने ट्रेन किया, बंदे पहले ट्रेन किए, नेवल जो सेलर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी उस तरह से, उनको बनाया और फिर इनको बताया कि कैसे 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 आपको इनको ऐसे चोट देनी है, मतलब बंदरगाहों पे तोड़ फोड़ शुरू करवा दी। ठीक है। इससे क्या हुआ कि उनकी लॉजिस्टिक्स हैम्पर हुई। जो सामान आता था ना, जो खाना राशन, जो असला बारूद, वो सब जो था वो बहुत उसमें उनको दिक्कत होने लगी थी। तो पाकिस्तानी जो सेना थी उसके लिए जो इम्पोर्टेंट सामान था अब वो पहुंचाना मुश्किल हो गया। जहां जहां पहुंचाना था वहां वहां पहुंचा ही नहीं, बहुत लेट पहुंचता था, कई बार रास्ते में ये ठोक देते थे। तो अब जब वॉर में लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, अब उसमें लॉजिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आर्म्स एंड एमुनिशन, जो बंदूकें होती हैं। तो रॉ ने क्या किया, इस मोर्चे पर भी ना बहुत मुक्ति वाहिनी का सपोर्ट किया, एंड फिर इन्होंने कंबाइंड जो थे मुक्ति वाहिनी को ट्रेन करके उनसे अटैक करवाने शुरू किए। तो अब क्या हुआ, साइकिक गेम, वॉर में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, माइंड गेम, साइक से जो खेलते हैं, साइकोलॉजी, सामने वाले की साइकोलॉजी से कैसे खेलते हैं। तो अब जो वॉर जो है वो सिर्फ इससे नहीं जीते जाते, इंफॉर्मेशन एंड कॉन्फिडेंस ये भी एक युद्ध का ना हिस्सा होते हैं, ये बात याद रखना भाई। तो अब इंडियन स्पॉन्सर्ड जो रेडियो जो प्रसारण थे उनके माध्यम से बंगाली जनता तक ये संदेश पहुंचाया गया, मतलब वहाँ की जो बांग्लादेश में, जो अभी बांग्लादेश बोलते हैं, इस पाकिस्तान तक संदेश पहुंचाए गए। ठीक है। और उससे इनको वो ये बताते रहे, ये मोटिवेट करते रहे कि आपकी मुक्ति वाहिनी ये कर रही है वो कर रही है और ऐसे ऐसे मिशन कर चुकी है। तो लोगों में ना मुक्ति वाहिनी के साथ जुड़ने का एक ना बहुत वो आता रहा, बहुत उनका हुआ कि यार अगर इतना सक्सेसफुल चल रही है तो हम भी जुड़ जाते हैं। तो इससे क्या हुआ कि उनका जो पाकिस्तान का जितना भी रोल था ना वो बड़ा टूटने लगा, मतलब उनका कॉन्फिडेंस और जो उनका मानसिक दबाव था उन पर बढ़ने लगा। और इससे जो आंदोलन था उसको बहुत, जो मुक्ति वाहिनी ने एक आंदोलन चलाया तो उससे ना उसको बहुत हिम्मत मिलने लगी जब ये सारी कम्युनिकेशन होने लगा वहां पे। अब इंडिया केवल जो था वो वॉर नहीं लड़ रहा था, सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रहा था, उसको इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है ना उसको भी ध्यान में रखना था, उसको भी समझना था कि भैया अगर हम ये करेंगे तो हमारे अगेंस्ट क्या हो सकता है या इसको करना कैसे है। तो ये भी थोड़ा सा था, क्योंकि अमेरिका जो था वो पाकिस्तान का ओपन समर्थन कर रहा था उस टाइम पे, और वो करता भी था। और उसमें इंडिया को ये भी सोचना था कि चाइना तो नहीं इंटरफेयर करेगा, फिर उसमें यूएन में क्या होगा, यूएन में हम क्या जवाब देंगे, हमने दूसरे देश की धरती में जाके वॉर लड़ा। तो रॉ जो था इन सब चीजों पे ना बहुत मॉनिटरिंग कर रहा था, अलग अलग देशों में इन सब चीजों पे बहुत मॉनिटरिंग हो रही थी कि चल क्या रही है, हलचल क्या है, जैसे इंडिया ये कर रहा है तो इसकी हलचल क्या है। तो इससे क्या हुआ कि इंडिया का जो पॉलिटिकल जो एक लीडरशिप थी उसको डिसीजन लेने में बहुत इजी हो रहा था। रॉ का इतना इंपॉर्टेंट रोल था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने इंडियन एयर बेसिस पे हवाई हमले करने शुरू किए। जब उसने हवाई हमले करने शुरू किए तो इसके बाद इंडिया ने भी ऑफिशियल तरह से इंडिया युद्ध में शामिल हो गया, क्योंकि भाई तुमने हमारे यहाँ हवाई हमले किए। तो इससे क्या हुआ, इंडियन आर्मी, इंडियन जो सेनाएं थी तीनों, नेवी एयरफोर्स एंड आर्मी, ये तीनों अपने अपने रोल लेके बहुत तेजी से भाई पेलने के लिए बढ़ गई आगे। इंडियन एयरफोर्स ने स्काईज पे, आसमान में अपना नियंत्रण स्थापित किया, अपनी सुपीरियरिटी दिखाई। भारतीय नौसेना ने समुद्र में नाकेबंदी कर दी, पाकिस्तान की चीजों को आने ही नहीं दिया, किसी को आने ही नहीं दिया, वहां पे रोक लिया, ब्लॉकेज कर दिया। और बीच में रह के मुक्ति वाहिनी जो वहां पे जो
संस्था थी, उन्होंने बीच में रह के छोटे 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 अटैक करके इतना दबाव बना दिया, और रॉ से जो जुटाई गई जितनी भी खुफिया जानकारी थी, उसने इन इम्पोर्टेंट जो डिफेंस के जो मिशंस थे उनको बहुत हेल्प किया। और फाइनली 13 दिनों के बाद 16 दिसंबर 1971 को ढाका के रेस कोर्स मैदान में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो दे सरेंडर्ड। लड़ेंगे कैसे, हर मोर्चे पे हर तरफ से तो हमने उनकी बजा दी। तो 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ये प्रिजनर ऑफ वॉर बने, इन्होंने सरेंडर किया, और दुनिया के नक्शे पे एक नया राष्ट्र आया, नया देश पैदा हुआ, जिसको बोलते हैं बांग्लादेश। अब बात ये भी है कि क्या 1971 का वॉर सिर्फ रॉ ने जिताया? नहीं, ये जीत भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना, मुक्ति वाहिनी, पॉलिटिकल लीडरशिप, कूटनीति और जितने भी इंटेलिजेंस के ये जो सिस्टम था, सभी ने मिलके एक ज्वाइंट ऑपरेशन के किया, उसके बाद ये जीत मिल पाई है। लेकिन ये भी सच है कि अगर इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो इस युद्ध की दिशा बदलना बड़ा कठिन हो जाता, मतलब इस युद्ध में जीतना बड़ा कठिन हो जाता, जो इतना इजीली भारत जीता। तो 1971 ने ये साबित कर दिया कि किसी भी मॉडर्न वॉरफेयर में इंटेलिजेंस, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री सुपीरियरिटी, ये तीनों एक साथ जब आती हैं और इनका संतुलन जब बैलेंस बनता है, ये आपको जीत दिलाएंगी ही दिलाएंगी। तो राव की कई कार्रवाइयां आज भी ना ऑफिशियल रूप से सार्वजनिक नहीं होती हैं। इनविजिबल हीरोज, उनको इनविजिबल हीरोज का नाम दिया जाता है, और वो कभी ओपन नहीं होते। कई बार तो ऐसा होता है कि भाई तुम पकड़े गए तो तुम जानो, मतलब हम नहीं जानते तुमको। फिर भी लोग सर पे कफन बांध के रॉ ज्वाइन करते हैं कि देश के लिए कुछ करना है। ठीक है, अब ये जितने भी इनको अचीवमेंट्स हैं इनकी, ये दिखाता है कि 1971 के जीत में इस एजेंसी ने ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बहुत इंपॉर्टेंट। तो वही है कि इतिहास, फाइनली अगर बात की जाए तो इतिहास हमेशा उन सैनिकों को याद रखता है जो मोर्चे पे लड़ते हैं। लेकिन हर बड़ी जीत के पीछे ना कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके नाम कभी सामने नहीं आते। खुफिया अधिकारी, विश्लेषक, गुप्त अभियान चलाने वाले ये लोग जो फील्ड में उतर के फाइट करते हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए पर्दे से पीछे से काम करते हैं, उनका नाम कभी सामने नहीं आता। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बता के जाना कि रॉ के किस मिशन पर आप अगली डॉक्यूमेंट्री देखना चाहोगे। मिलते हैं उसी डॉक्यूमेंट्री के साथ अगले मिशन में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा।